नमस्कार, क्या हालचाल है प्यारे बच्चों। तो नीट 2022 की रिवीजन सीरीज में हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पहले डिस्कस कर रहे थे। 4 चैप्टर हम लोग रिवाइज कर चुके हैं। आई होप आप लोगों ने वो देखे होंगे और आपको जरूर उनसे कुछ ना कुछ फायदा हुआ होगा। तो आज हमारे पास है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन अपने आप में थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, तो हो सकता है वीडियो 30 मिनट से ऊपर 45 मिनट तक चला जाए। तो आप वीडियो में बने रहें और जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको नोट करते रहें। या तो एनसीईआरटी आपके पास होगी, उसमें हाईलाइट करते रहे, और जो मैंने आपको शॉर्ट नोट्स दिए हैं उसमें भी आप हाईलाइट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन और बेंजीन। तो सबसे पहले मैं आपको बेंजीन के बारे में डिस्कस करवाता हूं। तो पहले हम बेंजीन के बारे में डिस्कस करते हैं। तो ये भाई ये कौन सा है? हाँ ठीक, ये ठीक रहेगा। बेंजीन। तो ये रहा बेंजीन का स्ट्रक्चर। और बेंजीन के स्ट्रक्चर में बोर्ड को क्या हो गया भाई आज, चलो कोई बात नहीं। तो बेंजीन में आप इस तरह बना सकते हैं ना बेंजीन को, देखो इस तरह भी बन सकता है और बेंजीन जो है इस तरह भी बन सकता है। अल्टरनेट्स डबल बॉन्ड होते हैं इसमें, और ये दोनों क्या कहलाते हैं? कैनोनिकल स्ट्रक्चर कहलाते हैं। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यहां पर जो मैंने ये रिंग लगाई है इसको हम बोलते हैं डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। कभी पाई इलेक्ट्रॉन यहां है, कभी यहां है, कभी यहां है, कभी यहां, यानी पूरी रिंग पर ये सर्कुलेट होते रहते हैं। अच्छा, यहां पर जो है 3 तो पाई बॉन्ड है और 12 सिग्मा बॉन्ड है। पहले तो ये हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड एंगल है वो है 120 डिग्री, जिस वजह से ये मॉलिक्यूल प्लेनर होता है, एकदम फ्लैट होता है कागज के जैसे, है ना। अच्छा, उसके बाद अगर मैं यहां पर ये देखूं कि हाइड्रोजन कितने हैं, तो 6 हाइड्रोजन हैं और 6 कार्बन हैं, ठीक। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ। तो जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ होती है वो इक्वल होती है, वो होती है 139 पिकोमीटर बिटवीन डबल बॉन्ड एंड सिंगल बॉन्ड। तो ये बेंजीन के बारे में कुछ खास बातें हैं। अच्छा, जो बेंजीन है वो काफी स्टेबल मॉलिक्यूल है। तो इसकी स्टेबिलिटी किसकी वजह से होती है बच्चों? रिजोनेंस की वजह से होती है। तो इसीलिए बेंजीन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, एडिशन रिएक्शन और ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं देता है। ये KMnO4 को डिक्लोराइज नहीं करता है, जबकि इसके पास डबल बॉन्ड है, जबकि और डबल बॉन्ड वाले कंपाउंड KMnO4 को डिक्लोराइज करते हैं। तो डबल बॉन्ड वाले और जितने कंपाउंड है जैसे एल्कीन और एल्काइन, वो एडिशन रिएक्शन देते हैं, जबकि बेंजीन जो है एडिशन रिएक्शन नहीं देता है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। तो इन सब चीजों का जवाब क्या होगा बच्चों? रिजोनेंस। क्लियर? चलो, तो अब बेंजीन को हम बनाते कैसे हैं और बेंजीन की क्या इंपॉर्टेंट रिएक्शन होती है। तो पहले बात करते हैं हाउ टू प्रिपेयर बेंजीन। तो ये मैंने बीच में बेंजीन रखा। तो बेंजीन को हम बना सकते हैं फिनॉल से। तो अगर हम फिनॉल का रिडक्शन करें इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट तो हमें बेंजीन मिलता है। दूसरा, अगर हम इथाइन को रेड हॉट आयरन ट्यूब इसमें डालें तो हमें बेंजीन मिलता है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं साइक्लिक पॉलीमराइजेशन। इसमें इथाइन के 3 मॉलिक्यूल का यूज होता है, ठीक। अच्छा, बेंजीन को हम बना सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड यानी बेंजोइक एसिड से। तो बेंजोइक एसिड का अगर हम डीकार्बोक्सिलेशन करें, डीकार्बोक्सिलेशन करने के लिए क्या चाहिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये 3 मेथड बेंजीन को बनाते हैं। क्लियर? अच्छा, नोट हो गई। इथाइन, बेंजोइक एसिड एंड फिनॉल। बेंजीन की कौन कौन सी रिएक्शन होती है? तो बेंजीन की बच्चों 5 रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है और उन रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ESR, है ना। तो बेंजीन पर कोई केमिकल अटैक करता है और वो केमिकल बीच में एक इलेक्ट्रोफाइल बनाता है, तो वो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर अटैच्ड हो जाता है और इस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो वो कौन सी होती है? देखिए, सबसे पहले हमारे पास है हेलोजिनेशन। तो हेलोजिनेशन में Br2 NFeBr3 का यूज होता है। तो बेंजीन पर जो है ब्रोमीन लग जाता है तो कंपाउंड बनेगा ब्रोमोबेंजीन। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है Br+।
उसी तरह दूसरी हेलोजनेशन रिएक्शन होता है क्लोरीनेशन, जहां पर Cl2n FeCl3 या AlCl3 का यूज होता है, तो यहां पर बनेगा क्लोरोबेंजीन। ठीक, तो क्लोरोबेंजीन में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो होता है Cl+। तो जिस तरह की रिएक्शन उसी तरह का इलेक्ट्रोफाइल। याद रखिए जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो मोस्ट ऑफ प्लस चार्ज वाले आयन होते हैं, कुछ में न्यूट्रल भी होते हैं। ठीक, फिर जो बेंजीन की तीसरी रिएक्शन है उसको हम बोलते हैं नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में यूज होता है कॉन्संट्रेटेड नाइट्रिक एसिड एंड कॉन्संट्रेटेड H2SO4। तो यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल आपको मिलेगा वो मिलेगा NO2+। तो बेंजीन पर जो है NO2+ लग जाता है और बेंजीन बन जाता है नाइट्रोबेंजीन। एक चीज आपको यहां पर याद रखनी है, दोनों एसिड है, ठीक है बच्चों, लेकिन यहां पर जो HNO3 है वो एक बेस की तरह काम करता है और H2SO4 एक एसिड की तरह काम करता है, तभी जाके हमें NO2 इलेक्ट्रोफाइल मिलता है। ठीक, उसके बाद आती है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में हम यूज करेंगे फ्यूमिंग H2SO4। फ्यूमिंग H2SO4 एक मिक्सचर होता है H2SO4 प्लस SO3 का। तो बच्चों यहां पर जो न्यूक्लियोफाइल होगा वो होगा SO3। याद रखिए न्यूक्लियोफाइल इस समय SO3 है। तो जो बेंजीन के ऊपर जुड़ने वाला ग्रुप है वो है SO3H, नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ठीक, अब 1 2 3 ये जो तीनों रिएक्शन है वो एक ही डायरेक्शन में जाती है, जबकि जो सल्फोनेशन है वो रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। कैसी रिएक्शन होती है बच्चों? रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। तो इसमें आपको इतना याद रखना है। फिर दो और रिएक्शन होती है, एक है फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, दूसरी है फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन, तो फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन में हम यूज करते हैं RCl, एक एल्किल हैलाइड का, और प्लस AlCl3। तो बच्चों यहां पर हमें एल्काइल बेंजीन देखने को मिलता है, बेंजीन के ऊपर R ग्रुप लग गया। ठीक, फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन में जो केमिकल होता है वो है RCOCl, एक एल्केनोइल क्लोराइड, और साथ में AlCl3। तो यहां पर जो है बेंजीन के ऊपर COR ग्रुप का इंट्रोडक्शन हो जाता है। तो अगर यहां CH3 होगा तो हम एसिटोफिनोन इसको बोल सकते हैं। तो समझ में आ गई बात? अच्छा, यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है RCO+ और यहां पर जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है R+। ठीक, क्लियर? तो ये चीजें आपको, ये बेंजीन की जो 5 रिएक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखनी है। ठीक है बच्चों, चलो अच्छा एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। जैसे यहां पर देखिए, तो यहां पर जो है अगर मैं इस तरह कोई कंपाउंड लेता हूं, यानी प्रोपेनॉइल क्लोराइड, तो बच्चों प्रोपेनॉइल क्लोराइड जो है इस तरह टूट के एक कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये जो कार्बोकैटायन है ना, ये रीअरेंज होगा, तो ये प्राइमरी कार्बन से सेकेंडरी कार्बन पर जाएगा। तो अब इस तरह का एक कार्बोकैटायन आपको देखने को मिलेगा। तब ये जो कार्बोकैटायन है ना, बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और आइसोप्रोपाइल अमीन बनेगा, सॉरी आइसोप्रोपाइल बेंजीन बनेगा इंस्टेड ऑफ नॉर्मल प्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। तो इसमें कार्बोकैटायन का ध्यान रखना है, क्योंकि कार्बन चेन बेंजीन पर अटैक करने वाली है, तो हमेशा वो मिडिल कार्बन पर बेंजीन पर अटैक करेगा। ठीक, तो ये बेंजीन की 5 रिएक्शन होगी। अब इसमें आता है डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रुप, है ना। अब देखो बच्चों, देयर आर 2 टाइप ऑफ ग्रुप, एक होते हैं मेटा डायरेक्टिंग और दूसरे होते हैं ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो मेटा डायरेक्टिंग कौन कौन से ग्रुप होते हैं? सारे कार्बोनिल, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, एल्डिहाइड हो गया, कीटोन हो गया, CN हो गया, साथ में NO2 हो गया, SO3H हो गया। तो ये सारे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ऑर्थो पैरा कौन से होते हैं? जिनमें लोन पेयर होते हैं, जैसे OH हो गया, O- हो गया, NH2 हो गया, OCH3 हो गया, NHCOCH3 हो गया, NHCOCH3 हो गया। ठीक है, और सारे एल्काइल एंड सारे हेलोजन, ये सारे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं। ठीक, अब देखो बच्चों, अगर बेंजीन पर कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप लगा होगा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग OPD लिख रहा हूं मैं इसको, तो अगर हम इसकी किसी इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्शन कराएंगे, इनमें से जो 5 रिएक्शन मैंने बताई है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल है वो हमेशा ऑर्थो एंड पैरा पर अटैक करेगा। तो हमेशा आपको ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव देखने को मिलेंगे, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा और अगली बार जो है ये यहां आएगा। तो कंसेप्ट आपको समझना है। ठीक है, दूसरा, अगर कोई मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बेंजीन पर अटैच्ड होगा
और एक इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, तो बच्चों ये हमेशा मेटा पर ही अटैक करने वाला है, इस तरह से मेटा पोजीशन। तो मेटा पोजीशन दोनों इक्वल होती हैं, तो इसलिए आपको एक ही मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है ना, तो यहां पर आपको इलेक्ट्रोफाइल लगा हुआ देखने को मिलेगा। क्लियर हो गया। तो मेटा डायरेक्टिंग एंड ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग। अब एक चीज आपको याद रखनी है, जो ऑर्थो पैराडायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं वे बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन देते हैं, जिस वजह से बेंजीन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो जो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वो फास्ट होगा। लेकिन जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं इनको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। तो ये बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, जिस वजह से बेंजीन में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो जाती है। तो जो ई का अटैक होगा वो क्या होगा, स्लो होगा। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि रेट ऑफ ईएसआर या रेट ऑफ रिएक्शन में का ऑर्डर क्या होगा। तो बच्चों जितने ज्यादा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप रेट ऑफ रिएक्शन को, रेट ऑफ ईएसआर को बढ़ा देते हैं, जबकि मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप रेट ऑफ ईएसआर को कम कर देते हैं। ये ध्यान रखना बस आपको, है ना। तो आपको 3-4 ग्रुप दिए होंगे, इनका रेट ऑफ रिएक्शन बताओ, तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। यहां पर एक एक्सेप्शन है हैलोजन। जो हैलोजन होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हुए बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। क्या करते हैं बच्चों, बेंजीन को डीएक्टिवेट करते हैं। तो इनका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो बेंजीन से कम होता है, ये ध्यान रखना है ना। तो ऑर्थो पैरा है लेकिन बेंजीन को डीएक्टिवेट कर रहे हैं, इसलिए रेट ऑफ रिएक्शन बेंजीन से कम होगा। क्लियर। तो ये आपको बेंजीन के बारे में पढ़ना है। तो बेंजीन के बारे में इतना ही आपको सीखना है। उसके बाद बात करते हैं एल्काइन। एल्काइन छोटा सा है, 5 मिनट में खत्म कर लूंगा मैं एल्काइन को। तो एल्काइन यानी ट्रिपल बॉन्ड। तो ट्रिपल बॉन्ड के बारे में क्या खास बात है, पहले वो देख लेते हैं। एल्काइंस, ठीक। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है बच्चों। तो यहां पर जो कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है वो होती है 120 पिकोमीटर। हर कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होगा और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड एंगल कितना होगा, 120 होगा। इसीलिए ये लीनियर मॉलिक्यूल होता है, लीनियर होता है, ठीक है बच्चों। तो 120, 180 sp2 एंड sp2 नहीं sp होगा, सॉरी माफ करना, sp हाइब्रिडाइज होगा और लीनियर मॉलिक्यूल कहलाता है। तो ये हो गया हमारे पास एल्काइन। अच्छा अब देखो एल्काइन को बनाते कैसे हैं। तो एल्काइन को बनाने के क्या तरीके हैं हमारे पास, देखो एक तो हम क्या करेंगे, डबल बॉन्ड एल्काइन को बनाने, अरे यार मैं तो भूल ही गया क्या तरीके हैं। हाँ 2 तरीके हैं, 2 तरीके, सॉरी। तो 2 तरीके हैं, देयर आर 2 मेथड्स टू प्रिपेयर एल्काइन। एक तो हम बनाते हैं कैल्शियम कार्बाइड से। तो बच्चों अगर हम कैल्शियम कार्बाइड को वाटर के साथ ट्रीट करें तो हमें क्या मिल जाता है, एल्काइन मिल जाता है, और साथ में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जनरेट होता है। तो कैल्शियम कार्बाइड से हम एल्काइन बना सकते हैं। दूसरा क्या तरीका है, विसिनल डाइहैलाइड। विसिनल डाइहैलाइड वो हैलाइड होते हैं जहां पर हैलोजन एक के बाद एक कंसेक्यूटिव कार्बन पर लगा होता है, ठीक है, इसको हम बोलते हैं विसिनल डाइहैलाइड। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से एलिमिनेशन करेंगे। तो एलिमिनेशन करने के लिए हमारे पास है एल्कोहलिक KOH। तो जब आप एल्कोहलिक KOH से इसका ट्रीटमेंट करोगे तो यहां पर पहले आपको मिलेगा इस तरह का, देखो एक डबल बॉन्ड है ना, ये इस तरह का डबल बॉन्ड, ठीक है बच्चों। और उसके बाद दोबारा से एल्कोहलिक KOH का एडिशन करोगे तो यहां पर जो है जो डबल बॉन्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है। तो एक बार यहां पर H जाता है, ये X जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे मिलता है आपको, और अगली बार ये जाएगा और ये H निकल जाएगा। तो बारी बारी से एलिमिनेशन होता है, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये 2 मेथड है जिसके थ्रू हम एल्काइन को बना सकते हैं। अच्छा अब एल्काइन से क्वेश्चन कहां से आता है, देखो एल्काइन के एसिडिक नेचर से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो एल्काइन है इट इज एसिडिक होती है। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको अगर हमें एसिडिक प्रूव करना है तो इसकी रिएक्शन हम करेंगे सोडियम से यानी मेटल से। तो मेटल क्या करेगा, हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो CH ट्रिपल बॉन्ड CNA एल्काइनाइड, एल्काइनाइड बन जाएगा। तो एक बार और रिएक्शन होगी बच्चों, तो एक सोडियम दूसरे हाइड्रोजन को निकाल देगा। तो ये Na और ये Na, अच्छा यहाँ पर बॉन्ड नहीं होता, ये प्लस ये माइनस और ये माइनस ये प्लस, ठीक है। तो डाई सोडियम इथाइनाइड हम इसको बोल सकते हैं, या डाई सोडियम एल्काइनाइड इसको हम बोल सकते हैं। क्लियर।
एक और चीज, अगर जो है इसकी रिएक्शन हम करें सोडामाइड से NaNH2 यानी स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए या मेटल होना चाहिए, तो दोनों केस में रिएक्शन सेम होगी, आपको एल्काइनाइड देखने को मिलेगी। ठीक, अब एक चीज बच्चों हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप कई सारे एल्काइन की कंपैरिजन करें, तो जिस एल्काइन के पास जितने ज्यादा टर्मिनल हाइड्रोजन होंगे उस एल्काइन की एसिडिटी उतनी ज्यादा होगी। तो इस तरह से हमारे पास 3 एल्काइन है, तो ये एल्काइन ज्यादा एसिडिक क्योंकि 2 हाइड्रोजन है इसके पास, इसके पास 1 हाइड्रोजन है, कम एसिडिक, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, ये एसिडिक नहीं होगी। तो वो ही एल्काइन एसिडिक होगी जिसके पास C ट्रिपल बॉन्ड H, ऐसी कंडीशन आएगी, है ना। यानी एसिडिक कब होगा, जब ये H निकलेगा। अब इसके पास तो H है नहीं, तो एसिडिक कहां से हुआ। ठीक, तो ये एसिडिक प्रॉपर्टी एल्काइन की शो होती है। अच्छा, उसके बाद बच्चों आता है इसमें एडिशन रिएक्शन, है ना। एडिशन काफी इंपॉर्टेंट है, एडिशन रिएक्शन। तो ये हमारे पास एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो किस किस का एडिशन हो सकता है, एक तो हो सकता है H2 का एडिशन। तो जब H2 का एडिशन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेटल, तो यहां पर हमें मिलता है CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक और चीज, यहां पर अगर हम एडिशन करते हैं किसी स्पेशल रिएजेंट में, जैसे PdNC, और दूसरा रिएजेंट है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया, तो यहां पर भी हमें जो है लेकिन हाँ, यहां पर हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। एक डिफरेंस आपको समझना है कि अगर PdC और लिक्विड अमोनिया हो तो ट्रिपल बॉन्ड केवल डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, लेकिन अगर मेटल के साथ हाइड्रोजन हो तो यह सीधे सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अच्छा, यहां पर एक और चीज पूछी जाती है जो काफी कंफ्यूजन है। तो अगर आपके पास इस तरह की कोई एल्काइन हो जहां पर ट्रिपल बॉन्ड बीच में आता हो, और अगर हम PdC के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों यहां पर आपको मिलेगी सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। और अगर लिक्विड अमोनिया के साथ, लिक्विड और सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया के साथ आप ट्रीट करते हैं तो आपको मिलेगी ट्रांस एल्कीन, क्योंकि जब वो ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तो यहां पर जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म होगी, यानी ज्योमेट्रिकल आइसोमर बनेंगे। तो जब इस तरह की कंडीशन आएगी तो 2 तरह के ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल है, सिस एंड ट्रांस। तो कौन किस टाइप का बनेगा ये आपको रिएजेंट से मालूम करेगा। तो ये बच्चों सिस बनाता है, ध्यान रखना, और ये ट्रांस आइसोमर बनाता है। क्लियर। तो ये तो हो गया एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद जो है एडिशन ऑफ हेलोजन। तो ये हमारे पास कोई एल्काइन है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और यहां पर हम हेलोजन का एडिशन कर रहे हैं, तो एक हेलोजन यहां आ जाएगा, एक हेलोजन आ जाएगा, CHX डबल बॉन्ड CHX हो जाएगा। और एक बार अगर हम हेलोजन का एडिशन करेंगे तो H यहां पर X, यहां पर X, और उसके बाद CHXNX। तो बहुत इजी रिएक्शन है ना, आपको बस एक हेलोजन यहां लगाना, एक यहां लगाना, दूसरी बार एक यहां लगाना, दूसरी बार वहां लगाना है, तो 2 हेलोजन इसके ऊपर, 2 हेलोजन इसके ऊपर लग जाएंगे। अच्छा, अब सबसे इंपॉर्टेंट है कि अगर हम हाइड्रोजन हैलाइड के साथ इसकी रिएक्शन करेंगे, ठीक, तो पहली कंडीशन में क्या होगा, आप कहीं भी हेलोजन कहीं भी हाइड्रोजन लगाओ तो यहां पर हो जाएगा बच्चों CH2 CH एंड X। अब दूसरी बार जब आप हाइड्रोजन हैलाइड की रिएक्शन करेंगे तो हमेशा ध्यान रखना एडिशन होगा मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग, तो X जो है वही लगेगा जहां पहले से दूसरा X लगा है, तो यहां पर आंसर हो जाएगा CH3 CHX एंड X। क्लियर। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जो हैलोजन है वो दोबारा वहीं लगेगा जहां पहले हैलोजन लगा है। सपोज मान लिया जाए कि आपके पास इस तरह की कोई एल्काइन है, इस तरह की, और यहां पर आप HX की रिएक्शन कर रहे हैं या HX की रिएक्शन कर, तो X हमेशा बीच में आएगा ड्यू टू मार्कोनिकॉफ एडिशन, है ना, याद रखना मार्कोनिकॉफ एडिशन। तो जो दूसरा X का एडिशन होगा वो भी बीच में होगा, तो 2 X बीच में आपको लगते हुए दिखेंगे, तो इसको हम बोलते हैं एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। उसके बाद एक और एडिशन आता है एडिशन ऑफ वाटर। देखो, तो जब ट्रिपल बॉन्ड में वाटर का एडिशन होता है, यानी HNOH का एडिशन होता है, तो ये भी मार्कोनिकॉफ के अकॉर्डिंग होता है ना।
लेकिन बच्चों ध्यान रखना कि H और OH का एडिशन जो है कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है। तो दो कैटलिस्ट होते हैं यहाँ पर, HgSO4 मर्क्यूरिक एसिडेट एज वेल एज डाइल्यूट H2SO4, ये याद रखना। तो कई बार केवल दिया होता है Hg एंड H+, इस तरह दिया होता है, तो समझ जाना चाहिए कि यह वाटर का एडिशन करवाने वाले हैं। तो वाटर नहीं भी दिया होता है तो इन दो रिएजेंट की मदद से आप समझ सकते हैं कि एडिशन ऑफ वाटर होगा। तो कैसे होगी रिएक्शन, देखो एक तरफ जुड़ेगा H और दूसरी तरफ जुड़ेगा OH और डबल बॉन्ड आ जाएगा बीच में। अब देखो बच्चों यहां पर क्या होता है, ये विनाइल अल्कोहल है, तो यहां पर जो हाइड्रोजन है वो इधर आएगा और ये डबल बॉन्ड इधर जाएगा। तो यहां पर आपको इस तरह का कंपाउंड देखने को मिलेगा, यानी एल्डिहाइड एंड कीटोन बनेंगे। देखिए एल्डिहाइड की फॉर्मेशन हो रही है। तो अगर इथाइन हो तो आपको एल्डिहाइड देखने को मिलेगा, और इसके अलावा अगर कोई और एल्काइन हो तो बच्चों हमेशा क्या मिलेगा, कीटोन मिलेगा, क्योंकि जो OH है वो हमेशा बीच वाले कार्बन पर अटैक करेगा और जो H है वो किनारे वाले कार्बन पर अटैक करेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी ऑफ एडिशन। तो इसके साथ एल्डिहाइड बनाना है, बाकी के साथ हमेशा कीटोन बनाना है, यानी C डबल बॉन्ड O बीच में आने वाला है। तो समझ गए मेरी बात। तो ये होती है पूरी की पूरी हमारी एल्काइन। तो एल्काइन में आपको इतना ही ध्यान रखना है। उसके बाद बात करते हैं एल्कीन हैं। अच्छा, एल्कीन यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, एल्कीन, ठीक। तो C डबल बॉन्ड C और यहां H और यहां H और H, ठीक। अब देखो बच्चों यहां पर जो कार्बन है वो है sp2 हाइब्रिडाइज, ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिड है। बॉन्ड एंगल होगा 120 डिग्री। कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ है 134 पिकोमीटर। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ है 110 पिकोमीटर। और ये जो मॉलिक्यूल है इट इज प्लैनर मॉलिक्यूल, प्लैनर, या इसको हम बोलते हैं ट्राइगोनल प्लैनर, ठीक। एक आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, एक आपको सिग्मा बॉन्ड मिलेगा, बाकी सारे बॉन्ड कैसे होंगे, सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो ये पूरे डबल बॉन्ड की स्पेसिफिकेशन मैंने आपको बता दी है, ठीक। अच्छा, अब जो डबल बॉन्ड है ना उसको बनाते कैसे हैं। अच्छा देखो, बनाने के कौन कौन से मेथड है हमारे पास, मैं आपको बता देता हूं। इसमें आपको एंटी मार्कोनिकॉफ रूल पढ़ना वो काफी इंपॉर्टेंट है। चलो अच्छा, पहले हम बात करते हैं कौन सी आइसोमेरिज्म शो करते हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों यहां पर जो है एक आइसोमेरिज्म होती है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, GI। तो डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं। फॉर एग्जांपल देखो C डबल बॉन्ड C, यहां पर R, यहां पर H, यहां पर R, यहां पर H, दोनों सिमिलर ग्रुप अगर अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस। और दोनों सिमिलर ग्रुप अगर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो हम उसको बोलते हैं सिस। तो सिस और ट्रांस आइसोमर को हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में बोलते हैं, ठीक। अब इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पर कई बार क्वेश्चन आता है। तो बच्चों जो ट्रांस है, दोनों जो बड़े ग्रुप हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सिमिलर ग्रुप अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका जो डायपोल मोमेंट हुआ है वो 0 होगा। डायपोल मोमेंट 0 होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल है वो नॉन पोलर होगा, और नॉन पोलर मॉलिक्यूल वाटर में कम सॉल्युबल होते हैं, तो ये वाटर में इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। अच्छा, अब डायपोल मोमेंट तो 0 हो गया, नॉन पोलर हो गया, वाटर में इनसॉल्युबल हो गया, लेकिन जो इसकी स्टेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि बच्चों ये ट्रांस है, और ट्रांस जो है क्रिस्टल पैकिंग में काफी अच्छी तरह से फिट होता है, इसकी स्टेबिलिटी इसलिए ज्यादा होगी और इसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज्यादा होगा। तो ये दोनों चीजें ज्यादा, ये तीनों चीजें कम। अगर मैं सिस की बात करूं तो सिस मॉलिक्यूल क्या है बच्चों, पोलर है, क्योंकि इसका डायपोल मोमेंट 0 नहीं होता है, और ये वाटर में अच्छी तरह से सॉल्युबल होगा क्योंकि पोलर है, लेकिन इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा, किसके मुकाबले, ट्रांस के मुकाबले, और दूसरा इसकी स्टेबिलिटी ट्रांस के मुकाबले कम होगी। तो मेल्टिंग पॉइंट और स्टेबिलिटी में ट्रांस ज्यादा है, और पोलर डायपोल मोमेंट और सॉल्युबिलिटी में सिस ज्यादा है। तो ये सिस और ट्रांस के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक। अच्छा जी, अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है, चलो पहले मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बता देता हूं, है ना। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, ठीक। तो एक तो हम बनाने वाले हैं एल्काइल हैलाइड से। तो एल्काइल हैलाइड होता है CH3CH2X। तो बच्चों जब हम एल्किल हैलाइड का एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो यहां पर हमें जो है मिलता है CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस HX, है ना।
तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं एलिमिनेशन। कौन सी रिएक्शन बोला? एलिमिनेशन, क्योंकि यहां पर एक स्मॉल मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो रहा है। और इसको एक और नाम जानते हैं बीटा एलिमिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन जो है बीटा कार्बन से निकल रहा है और हाइड्रोजन अल्फा कार्बन से निकलेगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। और इसके लिए हम रिएजेंट यूज करेंगे अल्कोहलिक KOH। तो एलिमिनेशन डी, हाँ, एल्कोहलिक KOH, बीटा एलिमिनेशन, और एक और नाम है इसका डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, क्योंकि हाइड्रोजन और हैलोजन का एलिमिनेशन हो रहा है। क्लियर? दूसरा तरीका बनाने का है अल्कोहल से। तो अल्कोहल से हम इस तरह बनाएंगे, देखो ये अल्कोहल है, और अल्कोहल से अगर हमें डबल बॉन्ड बनाना होता है तो हमें यूज करना होता है कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो हमें वाटर मॉलिक्यूल निकलता हुआ दिखेगा। तो बच्चों इस रिएक्शन को भी हम बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, ठीक। लेकिन यहां पर वाटर मॉलिक्यूल का रिमूव हो रहा है, इसलिए इसको बोलेंगे डिहाइड्रेशन रिएक्शन। क्या यूज करते हैं? कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। तो अल्कोहल जो है डिहाइड्रेट होके एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तीसरा तरीका है ट्रिपल बॉन्ड से। तो जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि ट्रिपल बॉन्ड को अगर हमें डबल बॉन्ड में कन्वर्ट करना होता है तो हमें स्पेशल रेजेंट की जरूरत पड़ेगी, वो है PDC, और दूसरा है सोडियम एंड लिक्विड अमोनिया। तो यहां पर जो है आपको डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। लेकिन अगर आप बोलोगे कि हम PT और H2 यानी मेटल एंड H2 के साथ रिएक्शन करेंगे तो बच्चों डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसका यूज हम नहीं करते, इन दोनों रिएजेंट का यूज करते हैं। क्लियर? तो ये हो गया हमारे पास मेथड ऑफ प्रिपरेशन। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में देख लेता हूं, और कोई इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन है तो मैं आपको बता ही देता हूं इसमें। तो ये थोड़ा सा आप नोट करते जाओ फटाफट से कि एल्किल हैलाइड से बन गया, ये इनसे बन गया, है ना, हाँ। और हाँ, डिहाइड्रोहैलोजिनेशन हो गया, डीहैलोजिनेशन चौथा मेथड है। तो अगर हम विसिनल डाइहैलाइड का यूज करते हैं, जैसा हमने एल्काइन बनाने के लिए किया था, तो बच्चों यहां पर अगर हम जिंक डस्ट के साथ इसका यूज करते हैं तो दोनों हैलोजन निकल जाते हैं और हमें डबल बॉन्ड देखने को मिलता है। तो इस केस में आपको क्या रिमूव होता हुआ दिखेगा? हैलोजन। तो दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डीहैलोजिनेशन। तो ये रिएक्शन हुई डिहाइड्रोहैलोजिनेशन, ये डिहाइड्रेशन, और ये हुई डीहैलोजिनेशन। डीहैलोजिनेशन हमेशा कौन करवाता है? जिंक करवाता है। डीहाइड्रोहैलोजिनेशन कौन कराता है? अल्कोहलिक KOH कराता है। डिहाइड्रेशन कौन कराता है? H2SO4 कराता है, ठीक। तो इन चार मेथड से आप आसानी से एल्कीन को बना सकते हो, ठीक है बच्चों। चलो अब बात करते हैं एल्कीन की केमिकल प्रॉपर्टीज। तो एल्कीन जो है एल्काइन की तरह एडिशन रिएक्शन देता है, ठीक। तो देखो बच्चों हमारे पास कौन कौन सी एडिशन रिएक्शन है। CH नहीं तो मैं RC डबल बॉन्ड C और R ऐसा लिखते हैं, और इधर H और इधर H, ये कोई एल्कीन है। अच्छा R हटा ही देते हैं, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक। तो किन किन चीजों का एडिशन करेंगे? एक तो एडिशन करेंगे H2 का, ठीक है बच्चों। तो H2 और निकल की प्रेजेंस में ये हमेशा सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चों? सिंगल बॉन्ड में, एल्कीन बनाएगा, ठीक। अगर हम इसमें हम हैलोजन का एडिशन करते हैं तो हैलोजन के एडिशन में जो है यहां पर जो है एक हैलोजन ऐड हो जाएगा और यहां पर जो है एक हैलोजन ऐड हो जाएगा, इस तरह से, ठीक। तो विसिनल डाइहैलाइड की फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी। तो बच्चों जो एडिशन हो रहा है ना उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, यानी एक इलेक्ट्रोफाइल जो है पहले अटैक करेगा और बाद में दूसरा न्यूक्लियोफाइल उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देगा। तो ये दो होगा। उसके बाद हम लोग एडिशन करेंगे, एडिशन ऑफ H2SO4। तो एक तरफ H प्लस और दूसरी तरफ HSO4 माइनस। तो देखो बच्चों सिंपल ना, एडिशन में कुछ नहीं करना आपको, बस प्लस और माइनस का ध्यान रखना है। तो HSO4 और H प्लस, क्लियर। एडिशन ऑफ वाटर, तो एडिशन ऑफ वाटर में अल्कोहल मिलेगा, एक तरफ H एक तरफ OH। तो बच्चों हमेशा इसको हम सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में करते हैं। तो देखो सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, एक तरफ H और एक तरफ OH। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ हैलोजन, एडिशन ऑफ H2SO4, एडिशन ऑफ वाटर। तो इस तरह आपको एक एडिशन प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। अब एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? देखो बच्चों मैं आपको बता देता हूं
एडिशन में सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे पास एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड, और जिसमें आप पढ़ेंगे मार्कोनी एवं एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। देखो, तो ये हमारे पास कोई अनसिमेट्रिकल एल्कीन है, और इसमें जब आप किसी हाइड्रोजन हैलाइड का एडिशन करोगे, तो चलो हाइड्रोजन हैलाइड में लिखता हूं HBr, ठीक है बच्चों, HBr। तो जब HBr पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करता है तो वहां पर होता है एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। क्या होता है बच्चों? एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन। और एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन एक फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की तरह काम करता है, उसके थ्रू प्रोडक्ट बनाता है। तो हमेशा यहां पर आपको जो नेगेटिव पार्ट है वो प्राइमरी कार्बन पर लगता हुआ देखने को मिलेगा। तो यहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक होगा CS2Br, ठीक, और दूसरा इसी तरह होगा जहां पर Br सेकंड कार्बन पर लगेगा। तो एंटी मार्कोनिक ऑफ में रिएक्शन में ये जो प्राइमरी वाला है ये मेजर होगा, और जो सेकेंडरी वाला है ये माइनर होता है। इसमें उल्टा होता है। तो HBr के साथ अगर कोई रिएक्शन कंडीशन नहीं दे रखी हो तो बच्चों यहां पर 2 ब्रोमोप्रोपेन मेजर प्रोडक्ट होगा और 1 ब्रोमोप्रोपेन माइनर प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो मार्कोनी और एंटी मार्कोनिक ऑफ में जो मेजर और माइनर है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। क्लियर? एक और चीज, ये जो मार्कोनी और एंटी मार्कोनी है ये केवल HBr के लिए होता है, ओनली HBr। अगर आप किसी और हाइड्रोजन हैलाइड को जैसे HCl और HI के साथ रिएक्शन करोगे तो बच्चों ये किसी भी कंडीशन में, चाहे पेरोक्साइड हो चाहे पेरोक्साइड नहीं हो, मार्कोनिक ऑफ का ही एडिशन करेंगे, इतना ध्यान रखना, ठीक। HBr चेंज होता है बस। दूसरी चीज, ये तभी पॉसिबल है जब आपके पास अनसिमेट्रिकल एल्कीन है। अगर आपके पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है तो मार्कोनी एंटी मार्कोनी से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे कोई भी हाइड्रोजन हैलाइड यहां पर दे रखा हो। क्लियर? एक और चीज, जो HBr है वो मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है अकॉर्डिंग टू कार्बोकैटायन मैकेनिज्म, और जो HBr है वो एंटी मार्कोनिक ऑफ एडिशन करता है फ्री रेडिकल के थ्रू। और यहां पर हमेशा किसका यूज होता है बच्चों? पेरोक्साइड का यूज होता है। तो यहां पर फ्री रेडिकल बनेंगे और यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा। क्लियर? तो इस पर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलो ये हो गया। उसके बाद दो और इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एक है ओजोनोलाइसिस और दूसरा है ऑक्सीडेशन। तो पहले बात करते हैं ओजोनोलाइसिस। इसके लिए आप रिएजेंट यूज करेंगे O3 इन नॉन एक्वा सॉल्वेंट फॉलोड बाय Zn एंड H2O। दो बार रिएक्शन होगी। तो मान लिया जाए कि आपके पास कोई इस तरह की एल्कीन है और वो जब ओजोनोलाइसिस करती है तो बच्चों हमेशा क्या होता है कि यहां से ये बॉन्ड टूट जाता है। मैं दोनों रिएक्शन एक साथ देखो, ओजोनोलाइसिस फॉलोड बाय Zn एंड H2O। तो बच्चों क्या होता है, एक को इसके साथ आता है, एक को इसके साथ आता है, यानी आपको जो है कार्बोनिल कंपाउंड देखने को मिलेंगे इस तरह से, कार्बोनिल कंपाउंड। तो अगर यहां पर H और H होता है तो यहां पर भी H और H होगा, तो ये क्या बनेगा? एल्डिहाइड। और यहां पर R और H होता है तो ये भी एल्डिहाइड में देखने को मिलेगा, है ना। तो अगर कार्बन जो है दोनों साइड से R और R से कनेक्ट हो तो ये कीटोन बनेगा, ठीक है। और अगर एक साइड से R और H हो तो ये हमेशा एल्डिहाइड देखने को मिलेगा। क्लियर? तो कीटोन कब होगा? जब दोनों साइड से R हो। एल्डिहाइड कब होगा? दोनों साइड से H हो या एक साइड से R हो एक साइड से H हो। तो यही इसका कंसेप्ट है। तो हमेशा एल्डिहाइड और कीटोन का ही फॉर्मेशन होता है ओजोनोलाइसिस के थ्रू, ठीक। एक और चीज, जो ओजोनोलाइसिस है वो डबल बॉन्ड की पोजीशन को डिटेक्ट करने के काम आता है। कहां पर डबल बॉन्ड होगा ये ओजोनोलाइसिस हमें मालूम चलेगा। दूसरी रिएक्शन है बच्चों ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन हम लोग करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के थ्रू, जिसका नाम है KMnO4। दो तरह का KMnO4 होता है, एक होता है डाइल्यूट कोल्ड KMnO4 जिसको हमने नाम दिया बायर रिएजेंट, याद रखना है ना, डाइल्यूट KMnO4। और एक होता है कंसंट्रेटेड हॉट KMnO4, ठीक है, इसका कोई नाम नहीं है। दोनों के साथ प्रोडक्ट अलग अलग बनेंगे। तो अगर हमारे पास जो डबल बॉन्ड है वो डाइल्यूट KMnO4, डाइल्यूट एंड कोल्ड KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों यहां पर आपको डाइऑल देखने को मिलेंगे। डाइऑल यानी
इस तरह से 2 OH एक के बाद एक कार्बन पर लग जाएंगे, डाइऑल, और इधर इधर तो एक होगा। लेकिन अगर ये कॉन्सेंट्रेटेड KMnO4 के साथ रिएक्शन करता है तो बच्चों यहां पर क्या होगा, ये पूरा के पूरा बॉन्ड टूट जाएगा और ये कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। देयर आर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड फॉर्म। इस तरह से ये कार्बोक्सिलिक एसिड, एक कार्बोक्स यानी इतना हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, इतना हिस्सा कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो देयर आर 2 कार्बोक्सिलिक एसिड आर फॉर्म्ड। इतना ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो एक चीज और ध्यान रखना है कि अगर इन दोनों साइड में R होता है तो ये कीटोन बनाएगा, और अगर एक साइड H होता है तो वो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड में बनाएगा। ठीक, कीटोन तभी बनेगा जब दोनों साइड R हो, क्योंकि H कार्बोक्सिलिक एसिड के H होना जरूरी है। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है, तो नोट करते जाओ फटाफट से। अच्छा, अब और देखते हैं कि एल्कीन में अब क्या रह रखा है। बस एल्कीन में इतना ही है। ठीक, अब बात करते हैं एल्काइन।